एक खूबसूरत सी लड़की स्टेज पर खड़ी मुस्कुराते हुए नीचे खड़े अपने फैंस को देख रही थी। उसकी स्माइल इतनी प्यारी थी जिसे देखकर कोई भी उसका दीवाना हो जाए। उसने अपने हाथ में माइक लिया और सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए माइक में कहा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज मैं इस मुकाम पर सिर्फ आप सबकी वजह से खड़ी हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े अवार्ड ट्रॉफी को ऊपर की तरफ उठाया। उसकी बात सुनकर और हाथ में ट्रॉफी को देखकर नीचे खड़े सब लोग जोर से हूटिंग करते हुए खुशी से चिल्लाकर बोले, नताशा, नताशा, नताशा। सबकी जुबान पर सिर्फ यही नाम था। और होता भी क्यों नहीं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का सबसे कम उम्र में उभरता सितारा थी नताशा। नताशा एक अनाथ लड़की थी जिसका मिजाज बेहद खुशनुमा था। वो अपनी बातों और क्यूटनेस से किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। नताशा को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में आए हुए 1 साल हुआ था और इतनी जल्दी उसने बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड जीत लिया था जो कि सिर्फ उसके फैंस की वजह से पॉसिबल हो पाया था। नताशा बेहद टैलेंटेड लड़की थी जो सिर्फ खुद के लिए जीती थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती थी। कुछ देर बाद नताशा वहां से निकल चुकी थी। नताशा अपनी कार में बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। आज वो बहुत खुश थी। उसके चेहरे की स्माइल जाए नहीं जा रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और सर को विंडो पर टिकाकर वो कुछ सोचने लगी, लेकिन तभी उसके दिमाग कुछ आए। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और अपने बैग से एक बुक निकालकर उसे पढ़ने लगी। वो एक नोवेल थी जिसका नाम मॉन्स्टर टॉक्सिक एंड ओवरपोजेसिव लव नाम था। नताशा को रोमांटिक नोवेल पढ़ने का शौक था, इसलिए उसने 4 दिन पहले ये बुक मार्केट से खरीदी थी। उसने उस नोवेल का आधा भाग पहले पढ़ लिया था, लेकिन फिर अवार्ड फंक्शन की वजह से उसे ज़्यादा टाइम नहीं मिला, इसलिए वो इसे पूरा नहीं पढ़ पाए, लेकिन अभी वो उसे पूरा पढ़ने वाली थी। नोवेल को पढ़ते हुए नताशा के फेस पर कभी गुस्सा नजर आ रहा था तो कभी उसकी आंसू से बहने लगते थे। कुछ देर बाद नताशा ने वो पूरी नोवेल पढ़ ली और गुस्से से बुक को शीट पर पटकते हुए कहा, व्हाट द हेल, आज के टाइम में ऐसी नोवेल कौन लिखता है, और ये लड़की किसी के पीछे इतना कैसे पागल हो सकती है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही भूल जाए। उसने इतना ही कहा था तभी उसकी कार को किसी ने जोर की टक्कर मार दी। कार एकदम से सड़क के दूसरी तरफ पलट गई। नताशा के सर से खून बहने लगा था और उसकी आंखें बंद होने के कगार पर थी। कार की पेट्रोल टंकी लीक हो रही थी जिस वजह से कभी भी आग लग सकती थी। नताशा को पता चल चुका था कि अब उसकी मौत उससे ज़्यादा दूर नहीं है। उसने अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और रोनी शक्ल बना कर कहा, क्या भगवान जी, आपने तो मुझे मेरी जवानी में ही अपने पास बुला लिया। अभी तो मैंने बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया था, इनफैक्ट एक किस तक नहीं की थी, और इससे पहले ही आपने मुझे अपने पास बुलाने का प्लान बना लिया। आप बहुत बुरे हो। आई हेट यू भगवान जी। इतना कहते कहते उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बहकर गाल पर लुढ़क आया और इसी के साथ नताशा की आंखें पूरी तरह बंद हो गई। एक कमरे में एक लड़की बेड पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। कुछ पल बाद उसने अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए आंखें खोली। आंखें खुलते ही खुद को अनजान कमरे में देखकर वो लड़की एक पल के लिए चौंक गई। वो झट से उठकर बैठ गई और ध्यान से पूरे कमरे को देखने के बाद उसे पता चला कि वो इस वक्त हॉस्पिटल वार्ड में है। क्या मुझे किसी ने बचा लिया था? मैं जिंदा हूँ, उस लड़की ने चौंकते हुए खुद से कहा, और ये कहते हुए उसके फेस पर गहरी स्माइल आ गई। उसने बहुत सारा भगवान को धन्यवाद करते हुए कहा, थैंक यू भगवान जी, लास्ट टाइम मैंने बेवजह ही आपको भला बुरा कह दिया था। आई लव यू भगवान जी। इस बार मैं जल्द ही बॉयफ्रेंड बना लूंगी क्योंकि मुझे पता चल चुका है इंसान की मौत कभी भी आ सकती है और मैं अपनी खूबसूरती को ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल आ गई। इस वक्त उसके फेस एक्सप्रेशन बेहद क्यूट लग रहे थे। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये लड़की मैच्योर होगी क्योंकि उसकी हरकतें बच्चों जैसी थी। उसे वॉशरूम जाना था, इसलिए वो धीरे से खड़ी हुई और वॉशरूम में चली गई। उस लड़की ने अपना फेस वॉश किया और फिर सर उठाकर जैसे ही मिरर में खुद को देखा, दूसरे ही पल वो जोर से चीख पड़ी, ये कौन है? ये मेरा चेहरा नहीं है। क्या यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है? कहीं भूत तो नहीं आ गया है? उस लड़की ने ये कहते हुए हल्का सा सर घुमाकर अपने पीछे देखा। उसके पीछे कोई नहीं था। ये चेहरा उसी का था। अपने पास किसी को नहीं देखकर उसने फिर से मिरर में खुद को देखा। वो गौर से उस चेहरे को देख रही थी जो मिरर में दिखाई दे रहा था। उसने मिरर को अपनी फिंगर से टच करते हुए धीरे से कहा, ये चेहरा तो मॉन्स्टर टॉक्सिक एंड ओवरपोजेसिव लव नोवेल की फीमेल लीड रोज का है। इसका मतलब क्या मैं लंदन में हूँ और मेरा रिबर्थ नोवेल की दुनिया में हुआ है?
ये कहते हुए उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई। उसने ऊपर की तरफ देखकर फिर से भगवान को कोसते हुए कहा, क्या भगवान जी, इस नोवेल में भेजने के लिए आपको मैं ही मिली थी? मुझ मासूम पर कुछ तो दया कर लेते। इसका एंड मुझे पता है। क्या इस बार मेरा अंत पिछले जन्म से भी ज्यादा दर्द भरा होगा? वो ये सब बोल ही रही थी तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, माय चाइल्ड। इस आवाज को सुनकर वो लड़की जो नताशा थी और उसका रिबर्थ नोवेल की फीमेल लीड रोज के कैरेक्टर में हुआ था, उसने आवाज सुनकर हैरानी से नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजरें एक जगह जाकर ठहर गई। हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, एंजल। ये कहते हुए उसकी आवाज काफी तेज थी जिसे सुनकर सामने एक छोटी सी परी जो हवा में थी उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। वही उस परी को अपने कानों पर हाथ रखे देखकर रोज को रियलाइज हुआ कि उसने एक्साइटमेंट में कितना जोर से चिल्लाया है। क्या मैं जो देख रही हूँ वो हकीकत है या फिर मेरा कोई सपना? मुझे सपने जैसा लग रहा है। रोज ने हैरानी से एंजल को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। इस वक्त वो बहुत फनी लग रही थी, लेकिन तभी एंजल हवा में उड़ते हुए पीछे चली गई। रोज का हाथ वहीं रुक गया और वो हैरानी से एंजल को देखने लगी। तभी एंजल ने मुस्कुरा कर कहा, अब तक तुम्हें पता चल चुका होगा कि तुम्हारा रिबर्थ नोवेल की दुनिया में हुआ। इस नोवेल का एंड तुम चाहो तो बदल सकती हो। इसमें रोज ने अपनी मौत खुद चुनी थी। वह एक ऐसे लड़के के पीछे पागल थी जिसे उसकी कोई कदर नहीं थी, लेकिन अब तुम चाहो तो अपनी जिंदगी खुलकर जी सकती हो, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ शक्तियां दे रही हूँ जिसका इस्तेमाल तुम सिर्फ अच्छे के लिए कर सकती हो। अगर तुमने उन शक्तियों का प्रयोग बुराई में किया तो उसी वक्त मसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली जाएगी। उसकी बात सुनकर रोज ने हैरानी के साथ कहा, कौन सी शक्तियां? उसका सवाल सुनकर एंजल ने मुस्कुरा कर कहा, रोज में कुछ कमियां थी लेकिन अब इस रोज में कोई कमियां नहीं होगी। तुम एक बार जिस चीज को देख लोगी वो तुम्हारी आंखों में बस जाएगी। तुम एक बार जिस चीज को पढ़ोगी वो तुम्हारे माइंड की मेमोरी में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी और इसी के साथ तुम चिकित्सक स्पेशल होगी जिसमें तुम सबका इलाज कर सकोगी। ये सब गुण पहले वाली रोज में नहीं थे, लेकिन अब तुम्हारे साथ रोज का किरदार भी बदल गया है। ये कहते हुए एंजल ने अपने हाथ में पकड़े स्टार से एक छोटा सा पेंडेंट निकाला और उसे रोज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो ये पेंडेंट। ये जब तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग अच्छे कामों में करोगी। अगर तुमने किसी का बुरा करने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग किया तो उसी दिन ये पेंडेंट तुमसे दूर चला जाएगा और तुम पहले वाली रोज बन जाओगी और इसी के साथ तुम्हें रोज की सारी यादें याद आ जाएंगी। उसके साथ जो हुआ, उसकी फैमिली, सब कुछ तुम्हें याद रहेगा क्योंकि अब से रोज शेखावत की जिंदगी तुम जीने वाली हो। रोज ने एंजल के हाथ से पेंडेंट ले लिया। उसके हाथ में आते ही पेंडेंट अपने आप उसके हाथ में बंध गया। रोज ने कुछ पल पेंडेंट को देखा और फिर नजरें उठाकर सामने, अब वहां कोई नहीं था। रोज ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा लेकिन वहां कहीं एंजल नहीं थी। रोज ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और तभी उसके दिमाग में रोज से जुड़ी हर एक बात सामने आने लगी। रोज के डैड राजीव शेखावत, जिनका लंदन में छोटा सा बिजनेस था, वो उस बिजनेस से इतना कमा लेते थे जिनसे उनकी फैमिली आराम की जिंदगी जी सकती थी। इनकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी हीरा जो एक गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशल डॉक्टर है, इसका नेचर बहुत अच्छा है और में रोज की जान बसती है। इनफैक्ट रोज की फैमिली के हर एक मेंबर में रोज की जान बसती है। शेखावत फैमिली ज्यादा बड़ी नहीं थी। इनके परिवार में रोज, अहीरा, राजीव शेखावत और उनकी हाउसवाइफ राजश्री थे। राजश्री अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती है। रोज अभी कॉलेज में 2nd ईयर में है। इन्हीं के साथ रोज से जुड़े और भी कैरेक्टर थे। रोज की बेस्ट फ्रेंड जो उसके बड़े पापा कार्तिक शेखावत की बेटी कीर्ति शेखावत थी, ये रोज से बहुत प्यार करती है और ये अपनी हर बात रोज से शेयर करती है और रोज भी अपने दिल की हर एक बात कीर्ति को बताती थी। अब आते हैं मेल लीड की फैमिली पर। ईशान राजावत जो एक एरोगेंट नेचर का लड़का है, इसे न ज्यादा किसी से बोलना पसंद है और नहीं किसी की सुनना। रोज ईशान के पीछे पागल थी। वो हर वक्त उसके आसपास घूमती रहती थी और उसकी अटेंशन पाने की हर एक कोशिश करती, बट ईशान ने कभी भी रोज में इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। इनफैक्ट उसे रोज की हरकतों की वजह से उससे अलग ही चिढ़ हो चुकी थी। रोज का बार बार उसके पास आना, उससे चिपकना ईशान को इरिटेट कर चुका था, इसलिए उसने कई बार रोज को समझाया भी था, यहाँ तक उसकी पूरे कॉलेज कैंपस में बेइज्जती भी की थी, बट रोज नहीं मानी। उसकी हरकतें अभी भी वैसी ही थी। ईशान के ग्रुप में 4 लोग थे, 3 उसके बेस्ट फ्रेंड और एक उसकी गर्लफ्रेंड मीरा। रौनक राठौर ये एक रईस फैमिली का लड़का है। इसका स्वभाव सॉफ्ट और ये हंसमुख टाइप का लड़का है।
इसकी एज अभी 21 ईयर्स है और ये ईशान के साथ अपनी बिजनेस की पढ़ाई कर रहा है। ईशान ने अपनी पढ़ाई के साथ 1 साल पहले अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था और आज उसका बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। इसके अलावा ईशान की एक और आइडेंटिटी है जो अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ी है। ईशान थोड़ा सनकी टाइप का लड़का है, ये जिस चीज़ को अपना मान लेता है फिर उसकी तरफ किसी की नज़रें बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नीरज अहवाल इसे सब शॉर्ट नेम में से एनआर बुलाते हैं। ये भी ईशान की तरह ही थोड़ा घमंडी टाइप लड़का है। ईशान की छोटी बहन आही एनआर से बहुत प्यार करती है, बट एनआर ने कभी भी उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। उसे सीधा सीधा कह दिया कि अगर उसने फिर से उसे प्रपोज किया तो वो उसके बारे में पूरी कॉलेज के साथ उसके भाई और डैड को भी बता देगा। जिसके बाद आही एकदम से डर चुकी थी और उसने फिर कभी एनआर को प्रपोज नहीं किया, बट वो उसे अभी भी पसंद करती थी। ईशान का तीसरा दोस्त अमित शेखावत जो कीर्ति का सगा भाई था, ये ईशान के ग्रुप में था और इसकी एज 21 साल है। ये भी दिखने में काफ़ी हैंडसम है और रोज की हरकतों की वजह से ये भी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता है। उसे हमेशा से रोज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये रोज की बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। मीरा बंसल ये एक घमंडी लड़की है जो हमेशा अपने पैसों का रौब सब पर दिखाती है। इसके पापा लंदन में फेमस बिजनेसमैन है और मीरा उनकी इकलौती बेटी है, इसलिए ये काफ़ी बिगड़ी हुई है। ये ईशान को पसंद करती है और रोज की लव राइवल है। इसने रोज को ईशान से दूर करने के लिए कुछ दिनों पहले रोज पर एक झूठा केस लगाया था। मीरा ने खुद के कपड़े फाड़ लिए थे और एक लड़के को बुलाकर उसे खुद के जबरदस्ती करने की एक्टिंग करने को कहा। इसके लिए उसने उस लड़के को कुछ पैसे दिए थे। वो लड़का उनके कॉलेज का ही एक स्टूडेंट था जो रोज का सीनियर था और उसका नाम अंकित था। अंकित ने मीरा के साथ जबरदस्ती करने की एक्टिंग की और तभी वहां पर ईशान और उसके दोस्तों के साथ अमृता जी भी आ गई थी। उन सब ने अंकित को खूब मारा और तभी अंकित ने इन सब का इल्ज़ाम रोज पर लगा दिया कि उसे मीरा के साथ जबरदस्ती करने के पैसे दिए गए थे। उसकी माँ बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए वो लालच में आ गया और उसने मीरा के साथ जबरदस्ती करने का कदम उठाया। ये सुनकर सब एक पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन फिर सबका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। रोज को मीरा के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में पुलिस स्टेशन भेज दिया गया था। रोज चिल्ला चिल्लाकर सबको कह रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। रोज एक रात पुलिस स्टेशन रही थी। वहां पर मीरा ने पुलिस कांस्टेबल से रोज को खूब पिटवाया था। राजीव जी ने दूसरे दिन रोज की बेल करवा दी थी। केस बड़ा था इसलिए उन्हें बेल करवाने में वक्त लगा था। तभी से रोज इस हॉस्पिटल में एडमिट थी। रोज को जब होश आया तो वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो सदमे में चली गई। कुछ दिनों बाद रोज की मौत हो गई, लेकिन अभी वो वक्त था जब रोज को होश आया था और अब ये रोज नहीं बल्कि नताशा थी। ये थी ईशान के दोस्त और रोज की कहानी। अब आते हैं इनकी फैमिली मेंबर पर। ईशान के दादू राजवेंद्र राजावत ये बहुत सख्त मिजाज के आदमी है, पर सिर्फ दुनिया के लिए। अपने दोनों पोता पोती में इनकी जान बसती है। इनकी एज अभी 75 ईयर्स है। ईशान के डैड अकुल राजावत और इनकी धर्मपत्नी अमृता राजावत है। अकुल का फैमिली बिजनेस है जो इन्हें अपने डैड से विरासत में मिला था। ये लंदन की रईस फैमिली में से एक है। इनकी एज अभी 50 ईयर्स है। अमृता अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है और ये एक टीचर है। इन्हें पढ़ाना पसंद है और ये काफ़ी अच्छी प्रोफेसर है। अमृता ईशान की कॉलेज में मैथ की टीचर है। इनकी एज अभी 45 ईयर्स है। अब आते हैं कहानी पर। रोज ने एक गहरी सांस लेकर अपने हाथ में ब्रेसलेट जैसे दिख रहे पेंडेंट को देखा और फिर वापस वार्ड में आकर बेड पर बैठ गई। उसे सब कुछ याद आ चुका था और वो अभी रोज की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। ये लड़की इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? ऐसा भी क्या था उस ईशान में जो वो उसके पीछे इतनी पागल हो गई? यहाँ तक कि जेल में भी चली गई और वो भी उस जुर्म में जो इसने किया भी नहीं था। इसकी फैमिली इससे कितना प्यार करती है, फिर भी इस बेवकूफ़ ने कभी अपनी फैमिली की कदर नहीं की। ये कहते कहते अचानक ही वो चुप हो गई। रोज ने कन्फ्यूज़न से खुद से कहा, एक सेकंड, क्या मैं खुद को ही बेवकूफ़ बोल रही हूँ? भूल मत, अब तू नताशा नहीं रोज है। उसने इतना ही कहा था तभी वार्ड का डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज़ सुनकर वो एकदम से खामोश हो गई। रोज ने नजरें उठा बिना किसी एक्सप्रेशन के दरवाजे पर खड़े 3 लोगों को देखा जो आंखों में नमी और ढेर सारा प्यार लिए उसे ही देख रहे थे। सामने रोज के मॉम डैड और उसकी बड़ी सिस्टर खड़ी थी। तभी राजीव जी जल्दी से रोज के पास आए और उसे एकदम से अपने सीने से लगाकर रुंधे गले से कहा, मेरी बच्ची, तुम्हें होश आ गया? तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अब तुम कैसी हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? ये कहते हुए राजीव ने हल्का सा रोज को खुद से दूर किया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे।
ये कंफर्म करने के लिए कि वो ठीक है या फिर नहीं। वही नताशा जो पिछले जन्म से अनाथ थी, रोज के डैड को देखकर और उन्हें खुद की इतनी फिक्र करता देख वो इमोशनल हो गई। आखिरकार उसे पहली बार किसी ने ऐसे गले लगाया था। वही नताशा जो पिछले जन्म से अनाथ थी, रोज के डैड को देखकर और उन्हें खुद की इतनी फिक्र करता देख वो इमोशनल हो गई। आखिरकार उसे पहली बार किसी ने ऐसे गले लगाया था। तभी राजश्री ने रोज के चेहरे को प्यार से अपनी हथेलियों में भरते हुए रुंधे गले से कहा, रोज बेटा अब कैसा लग रहा है तुम्हें? तुमने तो हमारी जान ही निकाल ली थी। तुम्हें इस बेड पर लेटा देखकर हमारा क्या हाल था ये सिर्फ हम ही जानते हैं। ये कहते हुए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू की बह गालों पर लुढ़क आई। रोज ने मासूमियत से राजश्री की तरफ देखा और अपनी क्यूट सी वॉयस में कहा, माताश्री अब आपकी गंगा जमुना बहा ही है। अब तो मैं ठीक हूँ। यहाँ मैं यमराज से लड़कर आपके पास आए हूँ और आपने आते ही रोना धोना शुरू कर दिया। इट्स नॉट फेयर। ये कहते हुए उसका मुंह बन गया। अपनी बेटी की बात सुनकर राजश्री जी एक पल के लिए हैरान रह गई और ऐसा ही हाल राजवीर और हीरा का था, क्योंकि रोज ने कभी भी इस तरह से बात नहीं की थी। इनफ एक उसने बोलना ही बंद कर दिया था। वो बस हाँ हम में ही जवाब देती थी। लेकिन उसकी बात सुनकर राजश्री जी के फेस पर मुस्कुराहट आ गई। वो खुश थी कि उनकी बेटी फिर से पहले की तरह बोलने लगी थी। राजश्री जी ने तुरंत अपने गालों पर बह रहे आंसुओं को साफ करते हुए मुस्कुराकर कहा, नहीं बच्चे, हम नहीं रो रहे हैं, ये तो खुशी के आंसू है। ये सुनते ही रोज ने मुंह बनाते हुए बीच में कहा, ये खुशी और गम के आंसू भी अलग अलग होने लगे हैं क्या? सब कुछ दोगले देख लिए, अब बस ये आंसू दोगले देखने रह गए थे, आज ये भी देख लिए। ये कहते हुए वो अजीब अजीब तरह के मुंह बनाते हुए सबको देख रही थी, जो हैरानी से उसे ही देख रहे थे। इस वक्त रोज बेहद क्यूट लग रही थी। तभी हीरा ने उसके पास आकर उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, पागल लड़की, कुछ भी बोलती है। अभी होश में आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तू पहले की तरह फिर से पटक पटक करने लगी है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर खुशी के साथ मजाकिया हंसी भी थी। उसकी बात सुनकर रोज ने अपना सर सहलाते हुए ड्रामा करते हुए कहा, आउच दी, आपने मुझे मारा। डैड देखिए ना, दी मुझे मार रही है और आप बस चुपचाप बैठे अपनी छोटी बेटी को पीटते हुए देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर राजवीर ने अहिरा पर झूठा गुस्से करते हुए कहा, अहिरा, तुम मेरी बेटी को ऐसे मेरे सामने नहीं मार सकती हो, वरना फिर हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। ये सुनते ही अहिरा ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, जो हुकुम पिताश्री, अब हम आपकी लाडली बेटी को नहीं मारेंगे। कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक की बातें करने के बाद राजवीर जी वार्ड से बाहर चले गए। रोज के डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवाने और राजश्री और अहिरा घर चले गए। रोज पूरे 1 महीने बाद घर वापस जाने वाली थी, इसलिए उन्हें कुछ तैयारियां करनी थी। उन सबके जाते ही रोज के फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसका चेहरा डार्क हो रखा था। उसने साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और उसमें डेट देखते हुए सार्कास्टिकली कहा, माय लव ईशान, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी और रिया तक छोटे हो, हमारे साथ तो बहुत पुराना हिसाब बराबर करना है, इसलिए मिलना तो पड़ेगा। ये कहते हुए उसकी आंखों में शैतानी चमक आ गई। लेकिन तभी अचानक रोज को कुछ याद आया। उसने अपने सर पर हाथ रखकर परेशानी से कहा, अरे मुझे बॉयफ्रेंड भी तो बनाना है, लेकिन मैं ऐसे हैंडसम बंदे को ढूंढूं कहाँ जो मेरे लिए सूटेबल हो। वो ही शान हैंडसम तो है, लेकिन अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये पहले वाली रोज नहीं है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूलकर उस घमंडी लड़के के पीछे भागेगी। ये मेरी लाइफ है जिसने मुझे दूसरा मौका दिया है, और इस लाइफ में मैं अपने लिए हैंडसम, क्यूट और मुझे आइसक्रीम चॉकलेट खिलाने वाला लड़का ढूंढूंगी जिसकी नजरें मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की से हटने का नाम ना ले। ये कहते हुए उसके फेस पर घमंड भरी स्माइल आ गई। इस वक्त उसकी बातें किसी बच्ची की तरह लग रही थी। कुछ देर बाद राजवीर जी वार्ड के अंदर आए और रोज को अपने साथ घर ले गए। उन्होंने डिस्चार्ज पेपर्स रेडी पहले ही करवा लिए थे। रोज जैसे ही घर पहुंची तभी राजश्री जी आरती थाल लेकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी आरती उतारकर उसे अंदर आने को कहा। घर के अंदर आने के बाद उन सब ने कुछ देर बातें की और फिर डिनर करके अपने अपने रूम में सोने चले गए। आज डिनर में सब कुछ रोज की पसंद का था। ऐसे ही दिन बीत गए। रोज को हॉस्पिटल से आए हुए 1 महीना बीत चुका था और अब वो पूरी तरह ठीक हो गई थी। रोज अपनी मस्ती और बातों से सबकी रौनक और चेहरे की खुशी बन चुकी थी। वो इस 1 महीने में कहीं बाहर नहीं गई थी, वो घर के अंदर ही थी और इस महीने में उसने एक बार भी ईशान का नाम अपने मुंह से नहीं लिया था, जिससे राजवीर, राजश्री और अहिरा खुश थे। क्योंकि ईशान ने रोज के प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए वो सब चाहते थे कि रोज ईशान से दूर रहे,
अगर वो उसके पास गई तो वो फिर से हट होगी। और दूसरी बात ये भी थी, रोज के जेल जाने के बाद शेखावत फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रोज की मुलाकात ईशान और रिया से हो, क्योंकि अगर वो उन दोनों से मिली तो उसके पुराने घाव ताज़ा हो जाएंगे। रोज इस वक्त अपने रूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी रेडी हो रही थी। आज उसका कीर्ति के साथ बाहर जाने का प्लान था, लेकिन तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया, जिसकी आवाज़ सुनकर रोज ने अपना फ़ोन उठाकर नोटिफिकेशन चेक किया। वो नोटिफिकेशन उसके व्हाट्सएप पर आया था। एक ग्रुप नोटिफिकेशन था जिसमें एक लोकेशन सेंड करके नीचे लिखा गया था कि आज रात ईशान राजावत की बर्थडे पार्टी है, इसलिए कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को पार्टी में इनवाइट किया जा रहा है। जो भी पार्टी में आना चाहता है बेशक से आ सकता है। इस मैसेज के बाद एक लोकेशन शो हो रही थी जो एक बार की थी, और वो बार मुंबई का सबसे महंगा बार था जिसे आज रात ईशान की पार्टी के लिए बुक किया गया था। नोटिफिकेशन को पढ़कर अचानक ही रोज के फेस पर सार्कास्टिकली स्माइल आ गई, जो उसके लुक को बेहद डेंजर बना रही थी। रोज ने वॉल पर लगी वॉच में टाइम देखा जिसमें शाम के 4 बज रहे थे। उसने एक गहरी सांस भरी और अपने फ़ोन से किसी को मैसेज टाइप करके वो उठकर क्लोजेट में चली गई। रोज वार्डरोब के सामने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए अपनी ड्रेसेज को देख रही थी, तभी उसकी नज़रें एक ब्लैक गाउन पर पड़ी जो स्लीवलेस था और पीछे से पूरा बैकलेस था। उसका गला वी शेप में था और नीचे से लेकर थाई तक एक साइड में लॉन्ग कट लगा हुआ था। रोज ने उस गाउन को निकाला और उसे लेकर सीधा वॉशरूम में चली गई। गाइस, छोटी सी अपडेट, इस स्टोरी के आगे के काफ़ी सारे पार्ट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल है और आगे भी वही कंटिन्यू होते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, मेरे दूसरे चैनल्स की स्टोरीज भी वहीं मिल जाएंगी। वहाँ पहले से ही काफ़ी स्टोरीज अवेलेबल हैं जिन्हें आप बिना किसी रुकावट के सुन सकते हैं। राइट फिंगर कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है। राइट फिंगर ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज ध्यान से चेक कर लेना। अगर कुछ समझ न आए तो प्रियांशु नाम से मैसेज कर देना। अब चलते हैं वापस कहानी की तरफ। ओपन बुक। रोज वार्डरोब के सामने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए अपनी ड्रेसेज को देख रही थी, तभी उसकी नज़रें एक ब्लैक गाउन पर पड़ी जो स्लीवलेस था और पीछे से पूरा बैकलेस था। उसका गला वी शेप में था और नीचे से लेकर थाई तक एक साइड में लॉन्ग कट लगा हुआ था। रोज ने उस गाउन को निकाला और उसे लेकर सीधा वॉशरूम में चली गई। रात 8 बजे मुंबई का सबसे फेमस और महंगा बार, जिसमें से लाउड म्यूजिक के साथ लड़के लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। नकी लाउड आवाज़ों को सुनकर ही समझ आ रहा था कि अंदर पार्टी चल रही है और उसमें जितने भी लड़के लड़कियां थे सब एंजॉय कर रहे थे। अंदर ईशान की बर्थडे पार्टी चल रही थी। सामने एक तरफ स्टेज लगा हुआ था जिस पर कुछ लड़के लड़कियां लाउड म्यूजिक पर डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे। पार्टी का माहौल बेहद इंटेंस और एनर्जेटिक था। ईशान, जो आज की पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा ड्रिंक की शीप लेते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के स्टेज पर डांस कर रही रिया को देख रहा था। काली गहरी आंखें, माथे पर बिखरे सिल्की बाल, डार्क ब्राउन लिप्स, एट्रैक्टिव एंड एड्रोबल बॉडी जिसे देखकर कोई भी लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। उसने अभी ब्लैक पेंट विथ ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। उसकी शर्ट से उभर कर दिखती उसकी मस्कुलर चेस्ट जो उसके लुक को बेहद हैंडसम बना रही था। हाथ में एक्सपेंसिव वॉच और पैरों में लेदर शूज, ये लुक उसे किलर लुक दे रहा था। पार्टी में आई हुई सभी लड़कियों की नज़रें ईशान पर टिकी हुई थी। सब उसकी एक नज़र खुद पर देखने के लिए मरी जा रही थी, लेकिन ईशान की नज़रें रिया के अलावा किसी और की तरफ एक बार भी नहीं गई। वही ईशान की नज़रें खुद पर देखकर रिया के फेस पर घमंड भरी स्माइल आ गई। वो और ज़्यादा अपनी कमर को लचकाते हुए डांस करने लगी। उसने रेड कलर की वन पीस ड्रेस पहनी थी जो उसकी थाई तक आ रही। उसकी वो ड्रेस शोल्डर लेस थी। उसने होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी और आंखों में गहरा काजल, कानों में बड़े बड़े राउंड शेप में ईयरिंग पहने थे। इस लुक में वो काफ़ी बोल्ड लग रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी ही गर्लफ्रेंड है, तुम चाहो तो देखने के अलावा भी कुछ और कर सकते हो, पास में खड़े लड़के ने कहा। उसकी बात सुनकर ईशान ने ड्रिंक का शिप लेते हुए रिया को अपनी गहरी नज़रों से देखकर कहा, नाथिंग, शादी से पहले ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है। रिया, सिर्फ टाइम पास है, मेरी फ्यूचर पार्टनर नहीं। ये कहकर वो तिरछा मुस्करा दिया। उसकी बात सुनकर उसके दूसरी तरफ बगल में खड़े लड़के ने रिया को देखते हुए सीरियस आवाज में कहा, वो अपने बाप की इकलौती बेटी है, इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी ईशान। ये कहते हुए वो लड़का जो एनके था, उसकी नज़रें रिया पर टिकी हुई थी। तभी उसके पास खड़े रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा, यू आर रॉन्ग एनके, जब इसने रोज से अपना पीछा छुड़वा लिया तो रिया क्या चीज़ है।
बाय द वे, क्या वो आज इस पार्टी में आने वाली है? ईशान के रिजेक्शन के बाद उसे देखा नहीं है, इसलिए शायद वो आज यहाँ नहीं आएगी। रोज का जिक्र सुनकर ईशान जो ग्लास में ड्रिंक डाल रहा था, उसके हाथ एकदम से रुक गए और उसकी आंखों के सामने वो पल घूमने लगा जब रोज ने उसे पूरे कॉलेज के सामने घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज किया था और उसने बुरी तरह उसकी इंसल्ट करके उसे रिजेक्ट कर दिया था। ईशान ने ड्रिंक की बोतल वापस टेबल पर रख दी और सर टेढ़ा कर रौनक को देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। तभी ईशान ने उसे अपनी ठंडी निगाहों से देखते हुए सर्द आवाज में कहा, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। वो मेरे और उसके बीच का मैटर था, इसके बीच में कोई बोले ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहते हुए उसकी आवाज बेहद सर्द थी, जिसे सुनकर रौनक और एनके दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एनके ने ईशान को देखते हुए सीरियस टोन में कहा, जब तूने उसे रिजेक्ट कर दिया तो इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? और अब वो तेरा और उसका मैटर नहीं है। अगर रोज में थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो वो तेरे पास फिर से नहीं आएगी। ये कहते हुए उसकी नज़रें ईशान की आंखों में देख रही थी। उसकी बात सुनकर ईशान ने कस के अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। उसने एनके को देखते हुए दांत पीसकर कहा, मुझे उससे क्या किसी से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और तुम जिस सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो ना, वो रोज में है ही नहीं। अगर उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो एक बार के रिजेक्शन के बाद कभी दोबारा मेरे पास नहीं आती, लेकिन अब तक उसने मुझे 20 से भी ज़्यादा बार प्रपोज कर दिया है। ये कहते हुए उसके फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी बात सुनकर एनके कुछ बोलने को होता है, लेकिन तभी बाहर एक कार के रुकने की आवाज़ उन सबके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर एनके ने सर घुमा ईशान के पीछे देखा। ईशान का चेहरा एनके की तरफ था, वहीं एनके का चेहरा सामने मेन एंट्रेंस की तरफ था, जहां बाहर सड़क पर रुकी कार उसे अच्छे से दिखाई दे रही थी। एनके की नज़रें जैसे ही सड़क पर अभी आकर रुकी ब्लैक कार पर पड़ी, उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसका चेहरा काला पड़ गया, लेकिन दूसरे ही पल उसके होंठों पर मजाकिया हंसी आ गई। तुमने सही कहा था ईशान, रोज जैसी लड़की की कभी सेल्फ रिस्पेक्ट हो ही नहीं सकती है। ये कहते हुए एनके की नज़रें बाहर कार पर टिकी है, छोटी हुई थी, जिसकी बैक शीट का डोर अभी अभी ओपन हुआ था। एनके की बात सुनकर और उसे सामने की तरफ देखता देख ईशान और रौनक ने उसकी नज़रों को पीछा कर सर घुमा मेन एंट्रेंस की तरफ देखा, और तभी उनकी नज़रें सामने से आती दो लड़कियों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही दोनों एक पल के लिए उस तरफ देखते ही रह गए। एनके की बात सुनकर और उसे सामने की तरफ देखता देख ईशान और रौनक ने उसकी नज़रों को पीछा कर सर घुमा मेन एंट्रेंस की तरफ देखा, और तभी उनकी नज़रें सामने से आती दो लड़कियों पर पड़ी, जिन्हें देखते ही दोनों एक पल के लिए उस तरफ देखते ही रह गए। तभी रौनक के हाथ से ड्रिंक का ग्लास छूटकर नीचे गिर गया, जिसकी आवाज़ पूरे बार में गूंज गई। ग्लास टूटने की आवाज़ सुनकर सबने एकदम से उनकी तरफ देखा, और तभी सबकी नज़रें मेन एंट्रेंस के अंदर आती रोज और कीर्ति पर पड़ी। कीर्ति ने डार्क ग्रीन कलर का गाउन पहना था, जो उसके गोरे रंग पर काफ़ी खूबसूरती से जच रहा था। रोज ने ब्लैक गाउन पहना था, जो उसके बदन पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। काजल से सनी खूबसूरत आंखें, हल्की पिंक लिपस्टिक, हाथ में ब्रेसलेट, पैरों में हाई हील्स जो उसके चलने पर टक टक की आवाज कर रही थी, जिसका शोर चारों तरफ सुनाई दे रहा था। उसने बालों को कर्ल करके खुला छोड़ा हुआ था। इस लुक में वो बहुत बोल्ड और कयामत लग रही थी। चलते वक्त उसका एक पैर पूरी तरह विजिबल हो रहा था। उसकी चाल कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। उसका चेहरा सीरियस था और आंखों में एक शार्पनेस थी, जिसे देखकर कोई भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। ईशान सरप्राइज्ड होकर रोज को देख रहा था, लेकिन फिर उसने इरिटेट होते हुए कहा, क्या ये लड़की मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गई है? इसे क्या लगता है इसका ये लुक देखकर मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा? तो ये बहुत गलत सोचती है। मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये कहते हुए उसने अपनी नजरें रोज से हटाना चाही, लेकिन उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। अपने दिल और दिमाग में उलझा ईशान एकटक रोज के चेहरे को देख रहा था। रोज जैसे ही अंदर आई, सबकी नजरें उसे देखकर एकदम से शॉक रह गई। रोज को देखकर रिया ने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। उसने रोज का यहाँ आना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वही कीर्ति सबका ऐसा रिएक्शन देखकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सकी। रोज की नजरें जैसे ही ईशान की नजरों से मिली, अचानक ही ईशान का दिल तेजी से धड़क उठा। रोज की आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। उसकी आंखें बेहद डार्क थी, जिनमें न जाने कितने ही राज छिपे थे। अपने दिल का रोज को देखकर इतनी तेजी से धड़कने से ईशान खुद हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही उसने अपनी हैरानी छुपा ली और चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशन लाते हुए रोज की तरफ देखकर सार्कास्टिक कहा, वाओ रोज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ देखना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
ये कहते हुए उसके चेहरे पर उसका एटीट्यूड साफ झलक रहा था। उसकी बात सुनकर रोज के होंठों के कोने तिरछे मुड़ गए। वो अपनी शार्प और कॉन्फिडेंट चाल चलते हुए ईशान के सामने आकर रुकी और उसकी आंखों में देखकर सार्कास्टिकली कहा, और तुम्हें लगा कि मैं इस पार्टी में नहीं आई तो आज की पार्टी खास हो जाएगी। मुझे इनवाइट किया गया था और मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने एंजॉयमेंट के लिए पार्टी में आई हूँ। उसका जवाब सुनकर ईशान के फेस एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदले, लेकिन दूसरे ही पल उसके फेस पर कोल्ड स्माइल आ गई। उसने रोज का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे लगा था मेरे रिजेक्ट करने के बाद तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगी। उसने इतना ही कहा था तभी रोज ने सार्कास्टिकली कहा, तुम्हारी सोच है, तुम जो चाहे सोच सकते हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारे एरोगेंस से ज़्यादा मजा तो रियलिटी में है, और वैसे अच्छा हुआ जो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वरना खामखाम मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती। ये कहते हुए रोज की आवाज़ जितनी शांत थी उतनी ही तेज, जिसे सुनकर हर कोई हैरान था। रोज जो ईशान के अगेंस्ट किसी दूसरे के मुंह से भी कुछ नहीं सुन सकती थी, आज उसके मुंह पर वो खुद बोल रही थी। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान शॉक था। रोज की बातें सुनकर ईशान का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां कस ली, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। ऑलराइट, तो तुम मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रही हो रोज शेखावत, लेकिन याद रखना तुम किसके साथ गेम खेल रही हो। तुम्हारे सामने कोई एरा गेरा नहीं बल्कि ईशान राजवत है जो किसी की नहीं सुनता है। फिर तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। ये कहते हुए वो पूरा गुस्से से कांप रहा था। रोज का ये बदला रूप उसे जरा सा भी पसंद नहीं आया था और ये चीज़ उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसकी बात सुनकर रोज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं गेम खेलने पर आई ना तो तुम्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा ईशान राजवत। उद्धरण चिन्ह। अपने वर्ड्स कहकर रोज आगे बढ़ गई। वही ईशान के साथ रौनक और एनके भी हैरानी से उसे देख रहे थे। आज रोज का एटीट्यूड अलग ही लेवल पर था। ईशान की आंखों में क्यूरोसिटी दिखाई दे रही थी। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन बता रहे थे कि अभी वो क्या फील कर रहा है। आई थिंक आज हमने कुछ गलत सोच लिया था। मुझे लगा था कि रोज यहाँ ईशान के लिए आए, बट रोज को देखकर तो लग रहा है जैसे कि इसे ईशान में रति भर भी इंटरेस्ट नहीं है। रौनक ने हैरानी से जाती हुई रोज को देखते हुए कहा। ये सुनते ही ईशान ने गुस्से से रौनक को देखा। उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी। रौनक, जिसने बेख्याली में बोल दिया था, अपने ऊपर किसी की जानलेवा नजरें महसूस करके उसने नजरें घुमा ईशान को देखा जो बुरी तरह उसे घूर रहा था। ईशान को खुद को घूरता देख रौनक एकदम से हड़बड़ा गया। उसने तुरंत अपने दांत चमका दिए और हड़बड़ाते हुए वहां से दूसरी तरफ चला गया। इधर रोज जैसे ही थोड़ा सा आगे आई तभी उसके सामने रिया ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। रोज के कदम रुक गए। उसने नजरें उठा सामने देखा, जहां रिया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए खड़ी गुस्से से उसे ही देख रही थी। ईशान को खुद को घूरता देख रौनक एकदम से हड़बड़ा गया। उसने तुरंत अपने दांत चमका दिए और हड़बड़ाते हुए वहां से दूसरी तरफ चला गया। इधर रोज जैसे ही थोड़ा सा आगे आई तभी उसके सामने रिया ने आकर उसका रास्ता रोक लिया। रोज के कदम रुक गए। उसने नजरें उठा सामने देखा, जहां रिया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए खड़ी गुस्से से उसे ही देख रही थी। रिया ने अपनी नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा। सबकी नजरें रोज पर टिकी हुई थी, जिसे देखकर उसका गुस्सा नफरत रोज के लिए और बढ़ गई। कुछ देर पहले वो पूरी पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, लेकिन रोज के आते ही सबकी नजरें उस पर से हटकर रो जा पर आकर ठहर गई और ये चीज़ रिया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रोज बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने सामने खड़ी रिया को देख रही थी। तभी रिया ने रोज की आंखों में देखकर उसे नीचा दिखाते हुए तेज आवाज में कहा, रोज, ये तुम किस तरह से ईशान से बात कर रही थी। मानती हूँ ईशान ने सबके सामने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओ। तुम्हें लगता है तुम आज की पार्टी में ये सस्ती सी ड्रेस पहनकर और चेहरे पर मेकअप करके सबकी नज़रों में ब्यूटीफुल बन जाओगी और फिर सब अपना रोब झाड़ोगी। तो तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर कर देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा ये लुक तो सब बैकग्राउंड डेकोरेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये कहते हुए वो नफरत भरी नज़रों से रोज को देख रही थी। उसकी आंखों में उसकी जलन साफ नजर आ रही थी। उसकी बात सुनकर आसपास खड़ी लड़कियां जो रोज की खूबसूरती से जल रही थी, वो सब जोर से हंसने लगी और साथ में कुछ लड़के भी हंसने लगे। ईशान चुपचाप रोज और रिया को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। रिया ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू रखते हुए कहा,
रोज तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम मॉडल बनने के लिए यहाँ आए हो, बट अफसोस रियलिटी में तुम एक ओवरड्रेस्ड ऑफिस असिस्टेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम फैशन के नाम पर बस एक अच्छे एग्जाम्पल का जोक हो। ये कहकर वो हल्का सा हंस दी। उसकी हंसी रोज का मजाक उड़ रही थी। रिया की बातें सुनकर ईशान, रौनक, एनके और कीर्ति के अलावा सब जोर से हंसने लगते हैं। अब तक म्यूजिक बंद हो चुका था, इसलिए रिया की बातें सबको अच्छे से सुनाई दे रही थी। रोज अभी भी खामोश खड़ी थी। उसके कानों में सबके हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। सबको हंसता देखकर और रोज के कुछ नहीं बोलने से रिया का कॉन्फिडेंट और ज्यादा बढ़ गया। उसे लग रहा था कि रोज उससे डर गई है और उसके पास उसकी बातों का जवाब देने के लिए वर्ड्स नहीं है। उसने रोज की बोलती बंद कर दी है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर कुटिल स्माइल आ गई। रिया रोज के चारों तरफ घूमते हुए ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए सार्कास्टिकली बोली, अरे यार, रोज के बारे में एक बात तो कहनी पड़ेगी। ये कहकर उसने सबकी तरफ देखा और फिर मजाक उड़ाने वाले लहजे में आगे कहा, इसकी सोच भी बिल्कुल आउटडेटेड है, जैसे किसी पुरानी मूवी की हीरोइन हो जो कभी अपने टाइम ने वाओ ल गति थी, लेकिन आज के जमाने में वो बस एक पुरानी कस्तई की तरह है। ये सुनकर सारे लोग और जोर से हंसने लगते हैं। रिया को लग रहा था कि वो अपनी बातों से रोज की इंसल्ट और बाकी सबका एंटरटेनमेंट कर रही है। ये सोचकर उसका कॉन्फिडेंट अलग ही लेवल पर पहुंच गया। रिया की बातें सुनकर रोज का चेहरा एक पल के लिए गुस्से से कांप उठा, लेकिन फिर उसने शांति बनाई रखी। ईशान चुपचाप चेयर पर बैठा एकटक रोज के चेहरे को देख रहा था, जिस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी नजरें रोज के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। तभी रोज हल्का सा घूमी। अब रिया का चेहरा उसके सामने था। रोज ने अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड करते हुए सार्कास्टिकली लेकिन कॉन्फिडेंट और क्लेम आवाज में कहा, रिया, शायद तुम्हें गलतफहमी होगी कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बातों को सीरियसली लूंगी। तुम्हारी बातों में तुम्हारा छुपा हुआ गुस्सा है, तुम्हारी आंखों में जेलेसी है और तुम ये सब अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से बोल रही हो। वेल, मुझे तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारा बिना आग के जलता हुआ चेहरा देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उसकी बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। सब रोज के चेहरे को देख रहे थे। उसका लहजा कुछ अलग था। रिया की स्माइल हल्की फीकी पड़ गई। रोज ने रिया की आंखों में देखते हुए तेज आवाज में कहा, ये जो तुम बोल रही हो ना रिया, ये तुम्हारी पुरानी सोच का रिफ्लेक्शन है। तुम्हारे जैसे लोग कभी किसी को देखकर खुश नहीं हो सकते हैं। तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है दूसरे लोगों की जिंदगी में इंटरफेयर करना, कुत्तों की तरफ हर किसी को देखकर भौंकना। आई एम सॉरी, बट मेरे सामने भौंककर तुम्हें हड्डी नहीं मिलने वाली है, इसलिए बेहतर होगा किसी और के सामने जाकर भौंको। और रही खूबसूरती की बात, तो वो तो मैं हूँ और उसमें तुम्हारा मेरे सामने कोई मुकाबला नहीं है। ये कहकर उसने स्टाइल से अपने बालों को पीछे झटक दिया। रोज ने एक नज़र सबको देखा और फिर वापस रिया की आंखों में देखकर अपनी गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी तारीफ, तुम्हारे टोन्स मेरे लिए कोई मैटर नहीं करते हैं। तुम्हारी जैसी बीच मेरी गली में हर रोज भौंकते हैं। मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी बेवकूफ़ी पर। कहने को तुम रईस बाप की औलाद हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि तुम मेरी ड्रेस को आइडेंटिफाई कर सको। कौन सा सस्ता नशा करके तुमने मेरी ड्रेस को सस्ती और ओल्ड फैशन कहा। मेरी ड्रेस लिमिटेड एडिक्शन वाली ड्रेस है जो अभी मार्केट में आई भी नहीं है, बट मेरा बॉयफ्रेंड तुमसे भी कहीं ज़्यादा रईस है, जिसने मेरे लिए खुद ये ड्रेस डिज़ाइन की है। उसकी बात सुनकर रिया का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। सब लोग गौर से रोज की ड्रेस को देख रहे थे, जो सच में लिमिटेड एडिक्शन वाली थी, और उसने जिस डिज़ाइन की ड्रेस पहनी थी उसे अभी तक किसी ने भी मार्केट में नहीं देखा था। रोज की बात सुनकर ईशान, जो इतनी देर से शांत बैठा था, अचानक ही उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसका चेहरा काला पड़ गया। उसकी पकड़ अपने हाथ में मौजूद ड्रिंक के ग्लास पर इतनी कस चुकी थी कि कुछ ही सेकंड में ग्लास उसके हाथ में टूट गया। जिसकी आवाज़ सुनकर सबने एकदम से उसकी तरफ देखा। रोज की नज़रें भी ईशान पर आकर ठहर गई। जैसे ही रोज ने अपनी बात पूरी की, ईशान का चेहरा अचानक से काला पड़ गया। वह अब तक शांत खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में गहरी जलन और गुस्से के भाव थे। उसका चेहरा थोड़ी देर पहले की बजाय सर्द हो चुका था। रोज ने पहले ही कह दिया था कि मेरे बॉयफ्रेंड ने ये ड्रेस डिज़ाइन की है, और ये सुनते ही ईशान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी नसों में खून का बहाव तेज हो गया था। उसकी आंखों में एक चिंगारी सी थी, जो गुस्से और जलन का मिक्सचर थी। रोज की बॉयफ्रेंड वाली बात सुनकर ईशान को बहुत बड़ा धक्का सा लगा था, क्योंकि उसे पहले ये कभी उम्मीद नहीं थी कि रोज किसी और से जुड़ेगी, खासकर तब जब उसने खुद उसे रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन तभी ईशान के दिमाग में एक ख्याल आया कि रोज ने उसे सच्चे प्यार की होप देने के बावजूद
अब किसी और के साथ अपना वक्त छोटी बिता रही है। रोज ने खुद उसे प्रपोज करके कहा था कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है और उसके अलावा और कोई भी उसकी लाइफ में नहीं आएगा। हालांकि उस वक्त ईशान ने रोज की बुरी तरह इंसल्ट करके उसे पूरी कॉलेज के सामने रिजेक्ट कर दिया था। उसे खूब भला बुरा कहा था, लेकिन पता नहीं अभी रोज के मुंह से बॉयफ्रेंड वर्ड सुनकर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा था। ईशान ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी चुप्पी इस बात को और भी बढ़ा रही थी। रोज के साथ सबकी नजरें ईशान पर टिकी हुई थी। रिया का चेहरा रोज की बात सुनकर पिला पड़ गया था, लेकिन जब उसने ईशान को देखा तो उसके फेस पर कातिलाना स्माइल आ गई। लेकिन तभी उसकी स्माइल हल्की सी फीकी पड़ गई। उसके दिमाग में अचानक से एक थॉट आया कि अगर रोज का सच में कोई बॉयफ्रेंड हुआ और वो ईशान से भी ज्यादा रिच और हैंडसम हुआ तो। ये थॉट आते ही उसके फेस पर गहरे जलन के भाव आ गए। आखिर रिया ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसके होते हुए बेस्ट चीज रोज को मिले। दुनिया की सबसे बेस्ट चीज की हकदार सिर्फ वो थी, फिर चाहे वो कोई चीज हो या फिर इंसान, ये कोई मैटर नहीं करता था। तुम्हें लगता है तुम अब अपनी लाइफ में खुश हो रोज? ईशान ने खड़े खड़े तीखे वर्ड्स में कहा। उसकी आवाज में जलन और गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था। क्या तुम समझती हो कि अब तुम किसी और के साथ खुश रह सकती हो? मैं तुम्हें रिजेक्ट कर चुका हूं, लेकिन इस तरह से अपना दिल बदलने का हक नहीं था तुम्हें। ईशान ने गुस्से से रोज की आंखों में देखकर कहा। उसकी बात सुनकर रोज के फेस पर मजाक उड़ाने वाली हंसी आ गई। उसने सार्कास्टिकली कहा, तुमने खुद मुझे रिजेक्ट किया था ईशान, और अब तुम चाहते हो मैं तुम्हारे भरोसे बैठी रहूं। तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्या ये गम लेकर मैं पूरी लाइफ सिंगल रहकर निकाल दूं और 5 ईयर्स के बाद मैं तुम्हारे बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं? सीरियसली अगर तुम ऐसा सोचते हो तो बहुत गलत सोचते हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से ले सकती हूँ और मुझे नहीं लगता है मेरी लाइफ में तुम्हारी इतनी वैल्यू होगी कि तुम मेरे डिसीजन को बदल सको। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसके होंठों की वो स्माइल ईशान का मजाक उड़ाने के लिए काफी थी। ये सुनकर सब हैरानी से रोज को देखने लगे। पूरा कॉलेज जानता था कि रोज ईशानी के पीछे एकदम पागल थी, लेकिन उसका ये पागलपन 2 महीनों में कैसे बदल गया। सब यही सोच रहे थे। कीर्ति भी एक साइड खड़ी हैरानी से रोज को देख रही थी, लेकिन उसे खुशी भी थी कि उसकी फ्रेंड बदल गई है। अब वो पहले वाली रोज नहीं रही थी जिसे हर कोई तकलीफ दे सकता था, उसे कुछ भी सुनाकर चला जाता था। रोज में आए चेंजेस से कीर्ति बहुत खुश थी, लेकिन तभी ईशान ने तुरंत रोज के पास आकर उसकी बात बीच में काटते हुए गुस्से से कहा, तुम मुझे क्या समझती हो रोज? उसकी आंखों में जलन की गहरी लकीरें थीं। क्या तुम समझती हो कि मैं देख नहीं सकता कि अब तुम किसी और के बारे में बात कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रोज ने तंज कसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है कि ईशान राजवत अंधा या बहरा होगा जो मेरी बात नहीं समझ सकता है। ऑफकोर्स तुम मेरी बात अच्छे से समझ सकते हो, इनफैक्ट यहाँ मौजूद हर एक इंसान मेरी बात अच्छे से समझ रहा है। उसकी बात सुनकर ईशान को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। गुस्से की वजह से उसके माथे की नसें उभर आई थी, लेकिन फिर उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम यही सोचती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो भी है वो तुमसे सच्चा प्यार करेगा? ये कहकर वो चुपचाप रोज की आंखों में देख रहा था। उसका सवाल सुनकर रोज शांति से खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी ठंडक थी। तुम्हें जलन क्यों हो रही है ईशान? रोज ने ईशान की आंखों में देखकर सीधा सीधा सवाल पूछा। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए जीऊं जब तुमने मुझे छोड़ दिया? अगर तुम ये चाहते हो तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अब तुम और तुमसे जुड़ी कोई भी चीज़ मेरी लाइफ में मैटर नहीं करती है। तुम मेरी लाइफ में एक बुरे सपने से ज़्यादा कुछ नहीं हो, वो सपना जिसे मैं जल्द से जल्द भूलना चाहती हूँ। ये सुनकर ईशान ने गुस्से से अपने मुंह को भींचते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो रोज? उसके वर्ड्स में एक ऑर्डर था। उद्धरण चिन्ह। ईशान ने आगे अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए कहा, तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई नहीं आएगा, और अगर किसी ने तुम्हारी लाइफ में आने की कोशिश की तो उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंडरस्टैंड? आई थिंक बेटर अंडरस्टैंड। रोज ने उसकी जलती हुई आंखों में देखा और कहा, ईशान, तुम्हारी जलन और तुम्हारी पजेसिवनेस मुझसे ज्यादा तुमसे जुड़ी हुई है। तुम मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकते, और तुम्हें ये समझना होगा कि मैं अब किसी और के साथ अपनी जिंदगी जी रही हूँ और मुझे नहीं समझना को भी। मैं तुम्हारी कभी नहीं थी और नहीं कभी होंगी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम जैसे इंसान से कभी प्यार किया था। मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मेरी चॉइस इतनी घटिया कैसे हो सकती है। रोज शेखावत का टेस्ट इतना भी घटिया नहीं था कि वो तुम्हें पसंद करे।
उसकी बात सुनकर सबका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया, लेकिन रोज को किसी के भी एक्सप्रेशन के कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और नहीं पड़ने वाला था। वो अभी भी वैसे ही खड़ी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ईशान की आंखों में देख रही थी। ईशान ने गुस्से में अपनी मुठियां कस ली। उसने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, लड़कियां मेरे करीब आने के लिए मरती है। अगर मैं चाहूं तो अभी यहाँ लड़कियों की लाइन लगा सकता हूँ। मेरी एक नज़र खुद पर पाने के लिए लड़कियां घंटों सजती है और तुम मुझे रबीश बोल रही हो। उसकी बात सुनकर रोज ने उसे बिना किसी अफसोस के देखा और कहा, बेशक मरती होगी लड़कियां तुम पर, लेकिन रोज शेखावत किसी पर मर मिटे वो बात तुम में नहीं है। तुम उन लड़कियों के ही लायक हो जो तुम्हारी चम्मची है और तुम्हारी चापलूसी करती हो, लेकिन मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ। ये कहते हुए रोज ने तिरछी नजरों से रिया को देखा जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। रोज की बात का इशारा किसकी तरफ था ये सब अच्छे से समझ रहे थे। रोज ने शांति से अपने बालों को झटका दिया और फिर पूरी पार्टी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर या घबराहट नहीं थी। अब वो ईशान से अलग अपनी दुनिया बना चुकी थी। रोज की बात का इशारा किसकी तरफ था ये सब अच्छे से समझ रहे थे। रोज ने शांति से अपने बालों को झटका दिया और फिर पूरी पार्टी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर या घबराहट नहीं थी। अब वो ईशान से अलग अपनी दुनिया बना चुकी थी। रोज ने कुछ पल ईशान की आंखों में देखा और फिर सबको इग्नोर करके कीर्ति के पास चली गई। रोज में पास में खड़े वेटर से जूस का ग्लास लिया और बिना किसी पर ध्यान दिए ड्रिंक करने लगी। ईशान के साथ सबकी नज़रें अभी भी रोज पर टिकी हुई थी। ईशान को रोज का खुद को इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन वो बर्दाश्त करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद केक कटिंग हो गया। सबने ईशान को बर्थडे विश किया, सिर्फ रोज को छोड़कर। रोज को ईशान से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपने एंजॉयमेंट के लिए पार्टी में आई थी। रोज के बर्थडे विश नहीं करने से ईशान गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो गुस्से से पार्टी छोड़कर बार से बाहर निकल गया और उसके पीछे रौनक और एनके भी बाहर चले गए। रिया बस उन्हें जाते देखती रह गई। इस वक्त उसे रोज पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ईशान ये पार्टी उसी की वजह से छोड़कर गया था, लेकिन रोज को किसी के भी आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। 2 घंटे बाद सारे लोग अपने घर जा चुके थे। रोज भी पार्टी से वापस घर आ चुकी थी। रोज अपने रूम में बेड पर अपनी ड्रेस को हाथ में पकड़े बैठी थी, जो वो पार्टी में पहन कर गई थी। उसके चेहरे पर टेंशन से 12 बजे हुए थे। कीर्ति रूम में टेंशन से इधर से उधर चक कर लगा रही थी। तभी रोज ने कीर्ति की तरफ देखा और चिढ़ते हुए कहा, कीर्ति यहाँ मैं टेंशन से मरी जा रही हूँ और तू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय तू वॉक कर रही है। ये सुनकर कीर्ति के कदम रुक गए और उसने गुस्से से रोज को देखते हुए हल्की सी तेज आवाज में कहा, मैं वॉक नहीं कर रही हूँ, तुझे प्रॉब्लम से निकालने का तरीका सोच रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई अपना खुद का इस हद तक दुश्मन कैसे हो सकता है। उद्धरण चिन्ह, तुझे पता भी है तूने इस ड्रेस को मॉल से चोरी करके कितनी बड़ी प्रॉब्लम अपने सर पर ले ली है। रोज मासूमियत से कीर्ति को देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे से मासूमियत की राल टपक रही थी, जैसे इस दुनिया में उससे ज्यादा मासूम कोई हो ही ना, लेकिन रियलिटी में कितनी मासूम थी ये सिर्फ वही जानती थी। अपनी बात कहकर कीर्ति बेड के पास आई और बेड पर रखी मैगजीन को उठाकर रोज को उसका फ्रंट पेज दिखाते हुए आगे कहा, क्या तुम इसे जानती हो, कौन है ये सुनकर रोज ने मैगजीन को देखा जिस पर एक शख्स की फोटो थी। उस पिक्चर्स में मौजूद शख्स एक चेयर पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए किसी किंग की तरह बैठा था। उसने मुंह पर मास्क पहना था, जिस वजह से उसका चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थी और साथ में उतनी ही डरावनी। उसने अपनी 2 उंगलियां फोरहेड पर रखी हुई थी। उसकी स्लीव्स को हनी तक फोल्ड थी और उसके हाथ पर बना लॉयन का टैटू उसके लुक को किलर बना रहा था। उस शख्स को देखते हुए रोज का मुंह बन गया। उसने कीर्ति की आंखों में देखा और मुंह बनाते हुए कहा, तुम इसे मुझे क्यों दी खा रही हो? तुम तो ऐसे दिखा रही हो जैसे ये कहीं का बादशाह हो, और अगर इसे मेरी ड्रेस चोरी करने का पता चला तो मुझे दुनिया से गायब कर देगा। ये कहते हुए वो बेड पर सीधी लेट गई। उसकी बात सुनकर कीर्ति ने नकली का मुस्कुरा कर कहा, सही कहा मेरी जान, ये बंदा गलती करने वालों को यही सजा देता है और ये पूरे एश छोटी या का बादशाह है। मैंने तो ये तक सुना है कि इसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी है, और तुमने जिस मॉल से ये ड्रेस चुराई थी ना, वो उसी का है। एंड इससे भी बड़ी बात, ये ड्रेस खुद उसने डिज़ाइन की थी अपनी इकलौती सिस्टर के बर्थडे पर उसे गिफ्ट करने के लिए। ड्रेस का अभी काम चल रहा था, जिस वजह से ये मॉल में रखी हुई थी, लेकिन तुमने ड्रेस को चुरा लिया, इनफैक्ट इसे पहन भी लिया।
अब मुझे नहीं पता कि बिजनेस वर्ल्ड में ब्लैक फैंथम किंग के नाम से मशहूर दक्ष जिंदल तुम्हारे साथ क्या करेगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही रोज जो आराम से बेड पर लेटी थी वो झटके से उठकर बेड पर बैठ गई और हैरानी के साथ कीर्ति को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने किंग? ये कहकर उसने वापस मैंगनीज को उठाए और गौर से किंग की फोटो को देखने लगी। इधर दूसरी तरफ रात 9 बजे एक खौफनाक इंडस्ट्रीज एरिया का ट्रैक पूरी तरह से जगमगा रहा था। लोगों के चिल्लाने की आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थी। बहुत सारे लोग चेयर्स पर एक बाउंड्री के अंदर बैठे सामने सड़क की तरफ देख रहे थे जहां 8 या 9 की स्मिथिंग स्पोर्ट्स बाइक खड़ी हुई थी। वहां की हवा के एक अजीब सा सन्नाटा था, सिर्फ लाउड इंजन की आवाज पूरी सड़क पर सुनाई से रही थी। सड़क के किनारों पर लगी सैटेलाइट्स की रोशनी के साथ बाइक की हेडलाइट की रोशनी सड़क पर कई दूर तक पड़ रही थी। ये रात एक दूसरे वर्ल्ड का एहसास दे रही थी, खौफ, एड्रेनालाइन और रॉ पावर का वर्ल्ड। तभी होस्ट ने सामने खड़े बाइक रेसर को देखते हुए माइक में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द मोस्ट डेंजरस अंडरग्राउंड रेस ऑफ द ईयर। आज की रात को कोई भी नहीं भूल पाएगा। ये रेस है सिर्फ एक बात पर, जीत या मौत, और हमारे फ्रंट रनर वो है द ब्लैक फैंथम। ये सुनकर ऑडियंस का शोर एकदम तेज हो गया। चीयर्स, हुटिंग, एक्साइटमेंट से सबकी नजरें ट्रैक पर टिकी हुई थी। सबकी नजरें सारी बाइकों के बीच में खड़ी ब्लैक मेट फिनिशर वाली स्पोर्ट्स पर आकर थम गई। उस बाइक पर बैठे शख्स ने सर पर हेलमेट पहना था और उसके हाथ लगातार रेसिंग पर कसते जा रहे थे। इंजन की आवाज के साथ उसकी नजरें सिर्फ सामने अपने वे पर टिकी हुई थी। उसके कानों में लगातार ऑडियंस की आवाजें पड़ रही थी। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, दक्ष, और इस वर्ड को सुनकर बाइक पर बैठे उस डार्क पर्सनैलिटी वाले शख्स के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसकी आंखों में एक खौफनाक ठंडक और गहरा साइलेंस था जो उसे सबसे अलग और डेंजर बना रहा था। तभी साइड में खड़ी बाइक रेसर ने उस लड़के की तरफ देखा और जलन भरी आवाज में कहा, दक्ष जिंदल, आज मैं दिखा दूंगा कि राजीव मल्होत्रा भी किसी से कम नहीं है। आज की रेस की जीत सिर्फ राजीव मल्होत्रा के नाम होगी। ये सुनकर दक्ष ने सर घुमा राजीव की तरफ देखा और ठंडे लहजे में जवाब दिया, ख्वाब अच्छा देख लेते हो राजीव मल्होत्रा, लेकिन अफसोस ख्वाब देखने से रियलिटी नहीं बदल जाती है। ये कहकर वो तिरछा मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर राजीव की पकड़ गुस्से से ब्रेक पर कस गई। तभी रेस का सिग्नल दिया जाता है। सिग्नल मिलते ही सारी बाइक एक साथ वहां से निकल गई। दक्ष की कार सारी बाइकों के बगल से निकलते हुए हवा को चीरकर आगे निकल गई। राजीव के साथ बाकी सारे बाइकर्स भी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन दक्ष की ड्राइविंग का अलग ही लेवल था। वो बाकी सारे रेसर से बहुत आगे निकल चुका था। जैसे ही वो सब फर्स्ट शार्प टर्न पर गए, बाकी रेसर को लगा कि दक्ष उनसे काफी दूर निकल चुका है। दक्ष के स्टेप फॉरवर्ड थे और सब कुछ उसके कंट्रोल में था। ऑडियंस लाउड चीयर्स के साथ हर टर्न के साथ दक्ष की बाइक को धीरे धीरे आगे बढ़ते देख रहे थे। उन सभी के चेहरों पर एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। लेकिन तभी राजीव ने अपनी जान पर खेलते हुए बाइक की स्पीड एकदम से बढ़ा दी। इसी के साथ उसकी बाइक हवा से बातें करते हुए दक्ष की बाइक से आगे निकल गई। अब कंपटीशन में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक दक्ष और दूसरा राजीव। सभी लोग क्यूरोसिटी से दक्ष और राजीव को देख रहे थे। सबको अच्छे से पता था कि दक्ष आज तक हारा नहीं था और राजीव को हारना मंजूर नहीं था। एक बड़ी सी बिल्डिंग जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी, उसके ग्राउंड फ्लोर पर इस वक्त बेहद टेंशन का माहौल बना हुआ था। मैनेजर परेशानी से अपने सर पर हाथ रखे बैठा चारों तरफ काम कर रहे वर्कर्स को देख रहा था जो इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, लेकिन वर्कर्स सामान समेटने की जगह का छोटी सी चीज को ढूंढने में लगे हुए थे। मैनेजर ने गुस्से और परेशानी से कहा, मैंने तुम सबको पहले ही कह दिया था कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पर तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं किया जाता है। सर को पता चलेगा कि ड्रेस गायब हो गई है तो पता नहीं वो क्या करेंगे। तुम लोगों के साथ मेरी जान भी जाएगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर टेंशन की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैनेजर की बात सुनकर वर्कर्स और ज्यादा घबरा गए। एक वर्कर्स ने घबराहट से कहा, पता नहीं सर, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी ड्रेस कैसे गायब हो गई। ये कहकर वो सब फिर से ड्रेस को ढूंढने में लग गए। इधर दूसरी तरफ अब कंपटीशन में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक दक्ष और दूसरा राजीव। सभी लोग क्यूरोसिटी से दक्ष और राजीव को देख रहे थे। सबको अच्छे से पता था कि दक्ष आज तक हारा नहीं था और राजीव को हारना मंजूर नहीं था। कुछ देर बाद एक और टर्न आया। वो एक खतरनाक मोड़ था जहां से बाइक को स्लो करके निकालना पड़ता था, लेकिन दक्ष ने अपनी बाइक की स्पीड कम नहीं की।
उसकी बाइक पूरी तिरछी होकर सड़क को टच कर रही थी, लेकिन दक्ष ने खुद को पूरी तरह कंट्रोल किया हुआ था। उसके चेहरे पर डर की एक शिकन तक नहीं थी। वही राजीव के चेहरे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें लुढ़क आई थी। उसकी पकड़ रेसिंग पर हल्की सी ढीली पड़ गई, लेकिन तभी वो अपनी बाइक को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया और धड़ाम की आवाज़ के साथ उसकी बाइक नीचे गिरकर सड़क पर कई दूर तक घसीटते हुए कुछ दूर जा गिरी। राजीव ने हेलमेट पहना हुआ था, इस वजह से उसके सर पर चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसके हाथ पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। वहां से खून रिसने लगा था। ये देखकर ऑडिशंस के साथ होस्ट भी एकदम से हैरान रह गए। अगले ही पल कुछ लोग राजीव को संभालने के लिए उसकी तरफ दौड़े। दक्ष बहुत आगे निकल गया था। लास्ट ट्रैक आने वाला था, बाकी सारे रेसर बहुत पीछे रह चुके थे। तभी दक्ष की कार विनिंग लाइन को क्रॉस करते हुए फाइनल बर्स्ट के साथ वो रेस जीत गया। उसके रेस जीतते ही चारों तरफ से एकदम शोर मच गया। दक्ष ने एकदम से अपनी बाइक को रोक दी। उसने अभी अपना हेलमेट निकाला भी नहीं था, उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग करने लगा। दक्ष ने अपना फ़ोन निकाल उसमें शो हो रहे नाम को देखा और फिर कॉल अटेंड करके फ़ोन को अपने कान से लगाया, लेकिन तभी दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर दक्ष का चेहरा सर्द हो गया। उसके आसपास का ओरा बेहद डेंजर और कोल्ड हो गया। उसने बिना कुछ कहे कॉल कट कर दिया और फ़ोन को पेंट की पॉकेट में रखकर बाइक को फुल स्पीड में चलाते हुए वहां से निकल गया। वही दक्ष को वहां से जाते देखकर वहां मौजूद हर शख्स शॉक्ड रह गया था। 2 घंटे बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी, उसमें दक्ष अपने केबिन में बैठा एक टक सामने खड़े मैनेजर को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। वो लगातार अपने एक पैर से फ्लोर पर टेप कर रहा था, जिसकी आवाज़ पूरे केबिन की शांति को तोड़ते हुए अच्छे से सुनाई दे रही थी। मैनेजर अपने दोनों हाथ पीछे बांधे खड़ा डर से कांप रहा था। उसके माथे पर कुछ ठंडी पसीने की बूंदें चमक रही थी। मुझे वो ड्रेस चाहिए, किसी भी कीमत पर, आसमान से लाओ या फिर धरती के नीचे से, आई डोंट केयर, बट मुझे वो ड्रेस चाहिए, दैट्स मीन्स चाहिए। दक्ष ने मैनेजर को देखते हुए गुस्से से टेबल पर अपना एक हाथ जोर से मारकर लगभग चिल्लाते हुए कहा। मैनेजर एकदम से कांप गया और उसके कदम अपने आप पीछे हो गए। डोंट वॉन्ट एफर्ट्स, आई वॉन्ट रिजल्ट्स, दक्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसका चिल्लाना सुन मैनेजर एकदम सा कांप गया। डर की वजह से वो पीछे वॉल से जा लगा। दक्ष की खतरनाक नजरें मैनेजर को देख रही थी। उसने अपनी आंखें बंद करके बेहद सर्द आवाज में कहा, गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ। ये सुनते ही मैनेजर ने एक नज़र दक्ष को देखा और फिर तुरंत अपनी जान बचाकर केबिन से निकल गया। कुछ पल बाद दक्ष ने अपनी आंखें खोली। उसने अपना फ़ोन उठाकर किसी को कॉल किया। प्रिपेयर द रेजिग्नेशन लेटर फॉर ऑल द वर्क्स विद द मैनेजर नाउ। कल तक मुझे कोई भी नहीं दिखना चाहिए मॉल में। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही दक्ष ने गुस्से से कहा। उसके गुस्से भरी आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ वाला शख्स एकदम से कांप गया। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ओके सर। सामने वाला का जवाब सुनकर दक्ष ने कॉल कट कर दिया और गुस्से से फ़ोन को सामने वॉल पर दे मारा। उसने फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, मेरी लिटल की ड्रेस चोरी करके अच्छा नहीं किया। ये कहते हुए वो बड़ी सी ग्लास विंडो के पास आकर खड़ा हो गया। दक्ष की जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स इम्पोर्टेंस रखता था और वो थी उसकी छोटी बहन इशिता। दक्ष की रियल मॉम उसके बचपन में ही गुजर गई थी और उसके बाद उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली। उसके डैड की दूसरी बीवी कलिका रायचंद एक लालची औरत थी। उसे सिर्फ पैसों से मतलब था और दक्ष के डैड को भी अपने बच्चों से कुछ खास मतलब नहीं था। इसलिए दक्ष जब 15 साल का था तभी वो इशिता को लेकर अपने अलग विला में रहने लगा था। दक्ष ने बहुत कम उम्र में बिजनेस में अपना मुकाम हासिल कर लिया और अब उसके प्रॉपर्टी पर उसके माँ बाप कलिका राजचंद और विनय जिंदल की नजरें थी। अगली सुबह 1 बजे रोज अपने रूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी जल्दी जल्दी रेडी हो रही थी। उसने नीले ब्लैक जीन्स और ऊपर वाइट क्रॉप टॉप पहना था जिसमें उसका गोरा पेट हल्का हल्का दिखाई दे रहा था। उसने बालों को खुला छोड़ा और होंठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाकर उसने बेड पर रखे एक पैकेट को उठाया और जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। रोज नीचे आए लेकिन इस वक्त वहां कोई नहीं था। राजश्री जी किचन में थी और आहिरा हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। रोज ने एक नज़र किचन की तरफ देखा और फिर दबे पांव बिना किसी आवाज के वो बाहर निकल गई। उसे देखकर लग रहा था कि वो जल्दबाजी में कहीं जाना चाहती है। रोज पार्किंग एरिया में आए और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई। रोज की कार कुछ देर बाद एक बड़े से मॉल के बाहर आकर रुकी। रोज ने बाइक को पार्किंग एरिया में खड़ा किया और सीधा मॉल के अंदर बढ़ गई।
मॉल की बिल्डिंग काफी बड़ी थी और बाहर काफी सारे गार्ड्स खड़े थे। लोगों की भीड़ भी काफी थी और होती भी क्यों नहीं, ये मॉल मुंबई का सबसे एक्सपेंसिव मॉल था जहां विप लोग ही प्रोडक्ट खरीद सकते थे। रोज चारों तरफ देखते हुए मॉल के अंदर आ गई। उसने ड्रेस के पैकेट को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो थोड़ी सी नर्वस थी। रोज ने चारों तरफ देखा, सब अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन तभी अचानक से रोज की नजरें एक गार्ड पर पड़ी और उसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ओह गॉड, ये तो वही गार्ड है जिसने पहले मुझे ड्रेस को ले जाते हुए देखा था। अगर इसने मुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे जेल में चक्की पिसवा कर ही रहेगा ये, रोज ने परेशानी से खुद से कहा और ये कहते हुए वो जल्दी से एक पिलर के पीछे छुप गई। रोज ने एक गहरी सांस ली और वो पिलर के पीछे से निकलकर मॉल के और अंदर की तरफ बढ़ गई। इस वक्त उसे ड्रेस को वापस करना था, लेकिन वो ये करे कैसे, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। रोज सामने देखकर चल रही थी, लेकिन तभी उसके कानों में पीछे से किसी आदमी की सख्त आवाज पड़ी। ए लड़की, तुम यहाँ किस तरफ जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं इस एरिया में किसी का भी आना जाना बंद है? ये कहते हुए गार्ड रोज की पीठ को देख रहा था और फिर उसने अपने कदम रोज के नजदीक बढ़ा दिए। गार्ड की आवाज सुनकर रोज की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने परेशानी से अपने नाखून चबाते हुए कहा, ओह गॉड, पकड़ी गई। रोज भाग यहाँ से वरना तू तो गई। खुद से ये कहते हुए रोज ने चारों तरफ देखा और तभी उसकी नजरें कुछ दूर बने एक वॉशरूम पर पड़ी। उसने अब देखा ना तब और सीधा भगाकर वॉशरूम के अंदर घुस गई। गार्ड जो रोज के पास आ रहा था उसे वहां से भागता देख वो एकदम से हैरान रह गया, लेकिन तभी उसने देखा कि रोज भगा कहाँ गई है तो उसकी आंखें हैरानी से और भी ज्यादा बड़ी बड़ी हो गई। उसके माथे पर कुछ पसीने की बूंदें लुढ़क आई। उसने घबराहट से खुद से कहा, ओह गॉड, इस लड़की को नहीं पता है कि ये कहाँ गई है। अगर सर ने इसे देख लिया तो इसे जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। ये कहते हुए उसने परेशानी से अपने सर पर हाथ रख लिया। इधर रोज जैसे ही वॉशरूम के अंदर घुसी, वहां एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसने सोचा कि शायद थोड़ा क्राउड होगा, लेकिन तभी अचानक उसकी नजरें वॉश बेसिन के पास खड़े एक शख्स पर पड़ी। रोज को उसकी पीठ दिखाई दे रही थी, चेहरा नहीं। उसने रॉयल ब्लू कलर का थ्री पीस सूट पहना था और स्लीव्स को हनी तक फोल्ड की हुई थी। हाथ में रोलेक्स की एक्सपेंसिव वॉच पहनी हुई थी। रोज की नजरें जैसे ही उस शख्स पर पड़ी, वो अपना मुझे खोले उसे एक टक घूरने लगी। उसकी नजरें उस शख्स को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। रोज ने उस शख्स को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, ही इज सो हॉट जस्ट लाइक अ ग्रीक गॉड। ये कहते हुए अचानक ही उसे होश आया कि वो अभी कहाँ है। ऊप्स, रोज को जैसे ही रियलाइज हुआ कि वो कहाँ है, वो तुरंत दरवाजे को बंद करके पलट गई। ये में मेंस वॉशरूम है, रोज ने थोड़ा घबरा कर कहा। उसने कुछ पल रुककर आगे कहा, आई एम सॉरी, मैं गलती से अंदर आ गई। सामने खड़ा शख्स जो दक्ष था, उसने नजरें उठा मिरर में देखा और वॉशरूम में किसी लड़की को देखकर उसका चेहरा सर्द हो गया। उसे रोज की पीठ दिखाई दे रही थी, रोज का चेहरा डोर की तरफ था। दक्ष रोज की तरफ पलटा और उसकी पीठ को देखते हुए गुस्से से सर्द आवाज में कहा, हाउ डरे टू एंटर द मेंस वॉशरूम। हाँ। दक्ष की इतनी सर्द आवाज सुनकर रोज एक पल के लिए ऊपर से नीचे तक कांप गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी नजरें घुमा दक्ष को देखा और दक्ष के चेहरे को देखते ही उसकी नजरें उसी पर थम गई। वो सब कुछ भूलकर एक बार फिर से दक्ष को ताड़ने में लग गई। तभी अचानक उसे अपने कानों में गिटार की धुन बजती हुई सुनाई दी। दक्ष का एटीट्यूड एकदम अलग था, वो ऑर्डिनरी आदमी की तरह बिल्कुल भी नहीं था। वही रोज को खुद को तरफ खोया हुआ सा देखता देख दक्ष के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। उसकी वो स्माइल बेहद अजीब थी जो डेंजर वाइब दे रही थी। दूसरे ही पल दक्ष ने अपने कदम रोज की तरफ बढ़ाते हुए मैग्नेटिक वॉइस में कहा, बेबी अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही डिजायर है तो हम मेरे बेडरूम में चल सकते हैं। आई पर प्रॉमिस, मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई करूंगा। ये कहते हुए वो रोज के एकदम से नजदीक आ गया। ये सुनकर रोज की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपना कदम पीछे लेना चाहा, लेकिन तभी उसकी पीठ पीछे दरवाजे से जा लगी। रोज ने सर घुमाई, एक नज़र डोर को देखा और तभी उसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें फील हुई, जिसका एहसास होते ही उसने तुरंत सामने देखा जहां दक्ष हल्का सा उसके चेहरे पर झुका हुआ था। इस वक्त उन दोनों के चेहरे बेहद नजदीक थे, इतने कि दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी और उनके होंठों के बीच बस कुछ इंच का फासला था। दक्ष को अपने इतने करीब देखकर अचानक ही रोज का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। उसने कस के अपनी ड्रेस को मुट्ठियों में भर लिया।
रोज ने एक गहरी सांस भरी और फिर अपने दोनों हाथ दक्ष के सीने पर रखकर उसे पीछे की तरफ धक्का देने को होती है, लेकिन वो दक्ष को छू पाती उससे पहले ही दक्ष 2 कदम पीछे हट गया। रोज के हाथ हवा में ही रुक गए। वो हैरानी के साथ कभी अपने हाथ को देख रही थी तो कभी दक्ष के चेहरे को जो उसे ही अपनी ठंडी नजरों से देख रहा था। रोज ने अपने हाथ तुरंत नीचे कर लिए और अपनी नजरें इधर उधर करते हुए बोली, मुझे बस ये ड्रेस वापस देना था। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ी ड्रेस को उसकी तरफ बढ़ा दिया और फिर आगे कहा, मुझसे ये गलती से हो गया। मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। वो मोटे भैंसे जैसे गार्ड ने मुझे देख लिया था, इसलिए जल्दबाजी में बचने के चक्कर में वॉशरूम में आ गई। ये कहते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलक आया था जो उस गार्ड के लिए था। उसकी बात सुनकर दक्ष की एक भौहें ऊपर उठ गई, लेकिन तभी उसकी नजरें रोज के हाथ में मौजूद ड्रेस पर पड़ी, जो वही ड्रेस थी जिसे वो कल रात से ढूंढ रहा था। दक्ष गौर से ड्रेस को देख रहा था। उसे देखते हुए अचानक ही उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। दक्ष ने रोज की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, क्या तुमने ये ड्रेस यहाँ से खरीदी थी? ये कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से हल्की लाल हो गई थी। उसका सवाल सुनकर रोज ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे नहीं, मैंने ये ड्रेस ऐसे ही उठा ली थी। ये ड्रेस मुझे पसंद आ गई थी और मैनेजर इसे मुझे नहीं दे रहा था, इसलिए फिर मैंने मौका देखकर इसे उठा लिया। मेरी चीजें उठाने की स्किल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं बिना किसी की नज़रों में आए चीजें उठा सकती हूँ। ये कहते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी प्राउड वाली स्माइल आ गई। ये सुनकर दक्ष ने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। उसकी नज़रें गौर से रोज के चेहरे को देख रही थी। तभी रोज ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, पहले मेरा इस ड्रेस को वापस करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मेरी फ्रेंड के कहने पर मैं इसे वापस रखने यहाँ आ गई। तुम्हें पता है, इस मॉल का ओनर छोटी ही जनेस का किंग है। हाय, काश वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी और फिर मैं उस ईशान और रिया को दिखाऊंगी कि मैं भी कितनी रिच हूँ। अगर किंग बुरा हुआ तो भी चल जाएगा। मुझे कौन सी उससे शादी करनी है, मुझे तो बस ऐस करनी है। ये कहते हुए उसने ड्रेस को अपने सीने से लगा लिया और वो अपने सपनों के ख्यालों में गई, इस बात से अनजान की 2 जोड़ी काली गहरी आंखें उसे जानलेवा नजरों से घूर रही है। दक्ष गुस्से से रोज को घूर रहा था। इस वक्त उसे रोज की बातें सुनकर बेहद तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पता न ही क्यों, लेकिन वो रोज को हर्ट नहीं करना चाहता था। अगर रोज की जगह अभी कोई और होता तो शायद दक्ष ने उसे यमराज के पास भेज दिया होता है, लेकिन रोज के मामले में वो कुछ नहीं कर पा रहा था। दक्ष गुस्से से रोज को घूर रहा था। इस वक्त उसे रोज की बातें सुनकर बेहद तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो रोज को हर्ट नहीं करना चाहता था। अगर रोज की जगह अभी कोई और होता तो शायद दक्ष ने उसे यमराज के पास भेज दिया होता है, लेकिन रोज के मामले में वो कुछ नहीं कर पा रहा था। दक्ष ने एक गहरी सांस भरी और एकदम से रोज के करीब आकर अपने दोनों हाथ उसके सर के पास दरवाजे पर टिकाकर हल्का सा उसके चेहरे पर झुकते हुए सर्द आवाज में बोला, चुप, एकदम चुप। अब अगर तुमने अपने इस नॉनसेंस माउथ से एक वर्ड भी निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोज जो इतनी देर से बिना रुके बोले जा रही थी, अचानक दक्ष की आवाज सुनकर उसने बोलना एकदम से बंद कर नजरें उठा सामने देखा और दक्ष को अपने इतने करीब देखकर उसका दिल जोरों से धड़क उठा। दक्ष की गर्म सांसें रोज के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट सी दौड़ गई। उसकी नजरें दक्ष की आंखों में देख रही थी जो इस वक्त हल्की सी लाल हो रखी थी। रोज ने कुछ पल दक्ष की आंखों में देखा और फिर उसके कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? देखिए, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आई एम ए डिसेंट गर्ल, और अगर आपने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की ना तो मैं आपका सर फोड़ दूंगी। मैंने मार्शल आर्ट सीखी हुई है, इसलिए मुझे दूर रहना, वरना मैं अपनी मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस आप पर कर दूंगी। ये कहते हुए वो अपनी पूरी ताकत लगा दक्ष को खुद से दूर धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पतला शरीर दक्ष के मस्कुलर बदन को हिला भी नहीं पाया। उसकी ये बात सुनकर दक्ष की दोनों भौहें आपस में जुड़ गई। उसने रोज के दोनों हाथों को अपने कंधे से हटा एक हाथ में पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कोल्ड टोन में कहा, तुम मुझे मारोगी? पता भी है तुम्हें कौन हूं मैं? पहले मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कियों की तरह हो जो सिर्फ लड़कों के पैसों पर मरती है, लेकिन तुम तो उनसे भी ज्यादा गिरी हुई हो। तभी तो पहले ड्रेस चोरी की और अब मेंस वॉशरूम के अंदर घुसकर मुझसे बदतमीजी कर रही हो। ये कहते हुए उसकी पकड़ रोज की कलाइयों पर कसती जा रही थी, जिससे ओजा को अपने हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा रोज को गुस्सा दक्ष की बात सुनकर आ रहा था।
क्या मतलब इसका कि मैं उन लड़कियों की तरह हूँ? रोज ने गुस्से से मन ही मन कहा और फिर दक्ष की आंखों में देखकर तेज आवाज में कहा, यू मिस्टर, मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मुझे उन सो कॉल्ड लड़कियों से कंपेयर कर रहे हो जिनका धंधा जिस्म से शुरू होकर जिस्म पर खत्म होता है। ये बस तुम्हारे माइंड की एक बहुत गंदी गलतफहमी है। तुम्हारी बहन होगी उन लड़कियों में। रोज शेखावत नहीं समझे। रोज ने गुस्से में मुंह में आया सब कुछ बोल दिया, इस बात से अनजान की उसकी बात सुन कर दक्ष का चेहरा एकदम काला पड़ चुका था और गुस्से से उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। अगले ही पल दक्ष ने रोज की कलाइयों को छोड़ दिया और उसकी कमर में अपना हाथ डालकर झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। रोज एकदम से चुप हो गई और उसका सर दक्ष के सीने से आ लगा। उसने तुरंत सर उठा, घबराहट से दक्ष की आंखों में देखा और उसकी दहकती आंखें देखकर वो एकदम से कांप गई। दक्ष के मजबूत हाथों ने रोज की पतली सी कमर पकड़ी हुई थी। रोज ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तभी दक्ष ने अपना एक हाथ पीछे ले जा उसके बालों में फंसाया और कस के अपनी मुट्ठियों में जकड़कर हल्का सा नीचे एकदम से रोज के पतले सुर्ख लाल होंठों को अपने हार्ड लिप्स के बीच दबा लिया। उसके इस एक्शन पर रोज अपनी जगह बर्फ की तरह जम गई। वो हैरानी के साथ अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए दक्ष की आंखों में देख रही थी। एक पल के लिए उसका माइंड एकदम से ब्लैंक का हो गया था। दक्ष, जिसके अंदर गुस्से का तूफान उठा हुआ था, रोज के होंठों को अपने होंठों के बीच महसूस करके उसका गुस्सा एकदम से शांत होने लगा। उसकी आंखें पहले की बजाय हल्की ठंडी हो चुकी थी। उसने गुस्से से रोज के होंठों को कैप्चर किया था, लेकिन अब गुस्से की जगह डिजाइन ले ली थी। उसने आज पहली बार किसी लड़की के होंठों को छुआ था और वो पहली लड़की रोज थी। दक्ष के होंठ धीरे धीरे हलचल करने लगे। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वो पेशनेटली रोज को किस करने लगा। कुछ पल बाद दक्ष वाइल्ड होकर रोज को किस करने लगा, जिससे रोज को अपने होंठों में तेज दर्द हुआ और इस एहसास से वो एकदम से अपने सेंस में आई। रोज तुरंत दक्ष को खुद से दूर करने लगी, लेकिन अफसोस वो दक्ष को 1 इंच तक भी नहीं हिला पाई। कुछ पल बाद रोज की सांसें उखड़ने लगी थी, जिसे महसूस करके दक्ष ने लास्ट स्मूच के साथ उसके होंठों को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही रोज अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगी, जिससे उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसके हाथ से ड्रेस छुटकर कब का नीचे गिर चुकी थी। दक्ष इंटेंसिटी से अभी भी रोज के होंठों को देख रहा था, जो किसके बाद और ज्यादा रेड हो चुके थे और वो बेहद अट्रैक्टिव लग रहे थे। दक्ष ने अपनी टाई की नोट को हल्की सी लूज की और एक गहरी सांस लेकर धीमी सी आवाज में कहा, सो डिलीशियस। ये कहते हुए एक बार फिर उसकी नजरें रोज के लिप्स पर आकर ठहर गई। दक्ष का फुसफुसाना रोज ने भी सुन लिया था, जिसे सुनकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने नजरें उठा दक्ष की आंखों में देखा, जो खुद उसे बड़ी ही देख रही थी। ये क्या किया आपने? आपने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली? रोज ने झलाते हुए गुस्से से कहा। ये सुनकर दक्ष के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई। वो हल्का सा रोज के करीब हुआ और अपने अंगूठे से उसके होंठों को रब करते हुए उसकी आंखों में देखकर मदहोशी से कहा, बेबी आई एम प्राउड दैट आई टुक योर फर्स्ट किस एंड आगे से तुम्हारी हर फर्स्ट चीज मेरी होगी, कहकर वो तिरछा मुस्कुरा दिया। ये सुनकर रोज की आंखें हैरानी से और बड़ी बड़ी हो गई। इस वक्त उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे शर्म आ रही थी। उसके दोनों गाल शर्म से सुर्ख लाल हो गए और उसने अपनी पलकें नीचे झुका ली। छोड़िए, मुझे घर जाना है और आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हैं जो मेरी हर फर्स्ट चीज आपकी होगी। मैं जल्द ही अपने लिए कोई अमीर सा लड़का ढूंढ लूंगी और उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। ये कहते हुए रोज ने दक्ष को हल्का सा खुद से दूर धक्का दे दिया। दक्ष की पकड़ रोज की कमर पर ढीली हो गई थी, जिसका फायदा उठा रोज ने उसे खुद से दूर धक्का दे दिया और तुरंत डोर ओपन कर बाहर भाग गई। रोज की बात सुनकर दक्ष का चेहरा एक बार फिर गुस्से से कांप गया। वो अपनी जगह खड़ा जाती हुई रोज को देख रहा था। दक्ष ने अपनी नेक को अजीब तरह से दाएं बाएं घुमाया और फिर आपकी 2 उंगलियों से फोरहेड को रब करते हुए किसी सनकी की तरह, लिटिल पैकेट, अब से तुम सिर्फ मेरी हो और अगर किसी भी लड़के ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तो उसे दक्ष जिंदल जिंदा नहीं छोड़ेगा, और अगर तुमने किसी लड़के के पास जाने का सोचा तो तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। ये कहते हुए उसने अपने अंगूठे से अपने होंठों को टच किया और फिर अजीब तरह से मुस्कुरा दिया। आने वाले वक्त से अनजान रोज भागते हुए कॉरिडोर में आ गई। वो एक जगह रुकी और अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। ये सब क्या था? मिस्टर हॉट ने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली, मुझे भला बुरा कहा और मैं गुस्सा करने की जगह उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। लगता है मेरे हार्मोन्स कुछ ज्यादा ही उछाल मार रहे हैं।
पिछले जन्म में भी सिंगल थी और इस बार भी सिंगल हूँ, इसलिए शायद ये सब हो रहा है। मुझे जल्द ही अपने लिए हैंडसम, रिच, स्वीट सा बॉयफ्रेंड ढूंढना होगा जो मेरी हर फैंटेसी को पूरा कर सके। ये कहते हुए रोज की आंखें तारों की तरह चमक उठी। उसने एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा और फिर तेज कदमों से वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ एक कमरा जो पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। पूरे रूम में सिर्फ हल्की सी रोशनी थी और वो भी प्रोजेक्टर की। सामने की वॉल पर एक बड़ी फोटो शो हो रही थी जिसमें एक हैंडसम सा लड़का कार की बोनट पर बैठा अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। उसने आंखों पर गॉगल्स पहने थे और उसके फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं थे, जिस से वो लड़का फोटो में भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। तभी किसी के कदमों की आहट उस फोटो के पास आती हुई सुनाई दी। एक खूबसूरत सी लड़की जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसने अपना खूबसूरत सा हाथ वॉल पर उस लड़के के चेहरे पर रखा और अजीब तरह से फोटो में चेहरे को छूते हुए बोली, ईशान, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। मैं एडल्ट हो गई हूँ और भाई से कहकर मैं तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी। अब मुझे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। इशिता जिंदल को आज तक जो चाहिए था वो सब मिला और तुम तो मेरी मोहब्बत हो। तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। ये कहकर अचानक ही वो जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी और उसकी बातों में उसका पागलपन झलक रहा था जो किसी भी हद तक जा सकता था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गाइस, छोटी सी अपडेट, इस स्टोरी के आगे के काफ़ी सारे पार्ट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं और आगे भी वही कंटिन्यू होते रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, मेरे दूसरे चैनल्स की स्टोरीज भी वहीं मिल जाएंगी। वहाँ पहले से ही काफ़ी स्टोरीज अवेलेबल हैं जिन्हें आप बिना किसी रुकावट के सुन सकते हैं। राइट फिंगर कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है। राइट फिंगर ज्वाइन करने के बाद पिन मैसेज ध्यान से चेक कर लेना। अगर कुछ समझ न आए तो प्रियांशु नाम से मैसेज कर देना। अब चलते हैं वापस कहानी की तरफ। ओपन बुक।